हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। और भारत के भौतिक प्रदेशों में हम जो कंटिन्यू कर रहे थे वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हमारा यहाँ पे चल रहा था। अब तक दो भौतिक प्रदेश हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो अपना कंप्लीट हो चुका है, और उसके अलावा उत्तर का विशाल मैदान जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तीसरा अपना पार्ट चल रहा था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने बताया था कि जब कभी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में, तो इसको दो भागों में डिवाइड करके हमें पढ़ना होता है। एक पार्ट में हम पढ़ते हैं इसमें जो प्रायद्वीप प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ जो आती हैं वो हम देखते हैं, और दूसरे पार्ट में हम प्रमुख पठारों की चर्चा करते हैं। तो लास्ट की दो क्लासों में ये जो प्रमुख पहाड़ियाँ थी, जो पर्वत श्रृंखलाएं थी दक्षिण भारत की, वो हम देख चुके हैं। उसके बाद में आज की जो अपनी क्लास रहेगी इसमें हम भारत के प्रमुख पठारों की चर्चा करेंगे, और इन प्रमुख पठारों की चर्चा करने के बाद में अपना ये तीसरा जो भौतिक प्रदेश है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी क्रम में आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको हेडिंग डालनी है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के प्रमुख पठार, या आप डाल लें प्रमुख पठार, इसी में हेडिंग आप डाल लें भारत के प्रमुख पठार। हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख पठारों के बारे में। एक बार आप हेडिंग डाल लें भारत के प्रमुख पठार। और अभी तक जिस किसी विद्यार्थी ने थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया है, तो आप थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड कर लें, ताकि समय समय पर चीज़ें आपको, करंट अफेयर नोट्स और जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको मिल सकें। और उसके अलावा टेलीग्राम को भी आपको ज्वाइन करना है। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और चलिए इसी क्रम में आगे हम चर्चा करते हैं प्रमुख पठारों के बारे में। एक बार मैप में अगर देखें तो कौन कौन से पठार हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मालवा के पठार के बारे में। सबसे पहला हमारा रहेगा मालवा का पठार, और ये मालवा का पठार कहाँ पर रहेगा? मध्य प्रदेश और गुजरात में। सबसे पहले हमारा आएगा मालवा का पठार। इस मालवा के पठार की बात करें तो ये कहाँ पर रहेगा? मध्य प्रदेश और गुजरात में। इसका विस्तार कहाँ पर रहेगा? मध्य प्रदेश प्लस में गुजरात। उसके बाद में मालवा के पठार के बाद में हम बात करेंगे बुंदेलखंड के पठार की। ये वाला जो पठार रहेगा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। और इस बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो इसका जो विस्तार है ये पाया जाता है एमपी और यूपी में। का अधिकांश जो विस्तार रहता है कहाँ पाया जाएगा? एमपी और यूपी में। बुंदेलखंड के बाद में एक अगला पठार आता है बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के बाद में एक पठार आएगा बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। और इस बघेलखंड के पठार के विस्तार की बात करें तो इसका जो अधिकांश विस्तार है वो पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। अधिकांश विस्तार इसका कहाँ पाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। और बघेलखंड के बाद में एक हमें पढ़ना होता है छोटा नागपुर का पठार।
छोटा नागपुर का पठार। और इस छोटा नागपुर पठार की बात करें, इसका जो अधिकांश विस्तार पाया जाता है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में। तो कहाँ पाया जाएगा? झारखंड, वेस्ट बंगाल प्लस में उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में। उसके बाद में एक पठार बचता है जो सबसे खास और इम्पोर्टेंट अपने लिए रहता है, शिलोंग का पठार। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे विस्तार पाया जाएगा शिलोंग के पठार का। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है उसकी हम चर्चा करेंगे, शिलोंग का पठार। और ये शिलोंग के पठार की बात करें, इसका जो विस्तार है वो पाया जाएगा असम और मेघालय में। असम और मेघालय में शिलोंग के पठार का विस्तार कहाँ पे? असम और मेघालय में। जब शिलोंग के पठार की बात आती है, इसमें स्थित कुछ पहाड़ियों की बात आती है शिलोंग के पठार की, तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं कि निम्न में से पहाड़ियाँ जो हैं, जैसे कि गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों की यहाँ पे बात की जाती है। और उसके क्रम में विद्यार्थी कंफ्यूज ये हो जाता है कि ये शिवालिका यानी कि हिमालय का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इस क्षेत्र में एकमात्र शिलोंग का पठार है जो कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, उसका हिस्सा रहेगा, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अलावा एक दो पठार हमें देखने हैं। यहाँ पे एक पठार आता है दक्कन का पठार, एक पठार आएगा दक्कन का पठार। और इसकी बात करें तो यहाँ पे कुछ महाराष्ट्र में इसका विस्तार पाया जाता है। दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बाद में एक हमें पढ़ना होता है मैसूर का पठार, कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में मैसूर का पठार। मैसूर का पठार। मैसूर के पठार की बात करें कहाँ रहेगा? कर्नाटक में। दक्कन के पठार की बात करें, दक्कन का पठार कहाँ रहेगा? महाराष्ट्र में। उसके बाद में दक्कन का हो गया, मैसूर का हो गया, एक आता है तेलंगाना का पठार। यहीं पे आसपास के क्षेत्र में ये आएगा तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार। और इस तेलंगाना के पठार की बात करें तो जैसा कि नाम से आपको पता है कहाँ रहेगा? तेलंगाना में। ठीक है, तो ये कुछ भारत के पठार हैं, ये अपने को याद रखने हैं। इसमें एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पठार किस राज्य में विस्तृत है या किस राज्य में इसका विस्तार है। तो खास बात तो यहाँ पे यही पूछी जाती है। उसके अलावा आपको मालवा के पठार के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार को मध्य भारत का जल विभाजक कहा जाता है। मध्य भारत का जल विभाजक इसे कहा जाता है, मालवा के पठार को, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो आकृति गुंबदाकार आकृति है और गुंबदाकार आकृति के कारण इसको जल विभाजक कहा जाता है। उसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का जो सबसे बड़ा पठार है उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको याद रखना है दक्कन के पठार के बारे में कि दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार रहेगा। भारत का सबसे बड़ा पठार। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पठार अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सा रहेगा? दक्कन का पठार। तो ये डायग्राम एक बार आप बना लें, ये डायग्राम आप नोट करें और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख पठारों की। ज़्यादा कुछ अपने को नहीं लिखना है, अगर ये डायग्राम या मैप भी आप याद रख लेते हैं और इसमें स्थिति याद रख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका जो अधिकांश काम है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा हम एक एक और देख लेते हैं, एक दो पॉइंट और बनते हैं सभी में, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें। यहाँ तक आप नोट करें और उसके बाद में फिर आप हेडिंग डाल लें मालवा का पठार। मालवा के पठार के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं मालवा के पठार की। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है मालवा के पठार।
हेडिंग डाल लें मालवा का पठार। अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो कुछ बातें यहाँ पे बन सकती हैं, दो चार मेन पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको विस्तार याद रखना है कि विस्तार इसका पूछा जा सकता है कि विस्तार कहाँ पे रहेगा मालवा के पठार का। तो विस्तार जैसा कि हमने बताया कि इसका अधिकांश विस्तार कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश और गुजरात में। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, विस्तार कहाँ पर, मध्य प्रदेश व गुजरात में। मध्य प्रदेश व गुजरात में इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट हमने क्या बताया था कि जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार की आकृति कैसी है, गुंबदाकार आकृति है। कैसी आकृति है, गुंबदाकार आकृति है, गुंबदाकार पठार है, इसलिए इसे मध्य भारत का जल विभाजक कहा जाता है। इसका आकार गुंबदाकार है, गुंबद के आकार का गुंबदाकार है, इसलिए इसे मध्य भारत का जल विभाजक कहा जाता है। मध्य भारत का जल विभाजक कहा जाता है। मध्य भारत का जल विभाजक कहा जाता है। इसकी इसकी बात करें तो ये इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, तो इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार है। बेसाल्टिक लावा निर्मित पठार है यह, बेसाल्टिक लावा। बेसाल्टिक लावा निर्मित पठार है, यह बेसाल्टिक लावा निर्मित पठार है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं मालवा के पठार के संदर्भ में। इसके अलावा एक राजस्थान के संदर्भ में जब हम आते हैं तो जो राजस्थान का हाड़ौती का पठार हम पढ़ते हैं, जो हाड़ौती के पठार की या दक्षिणी पूर्वी पठार की जब हम बात करते हैं, तो हाड़ौती का पठार इसी मालवा के पठार का हिस्सा है, इसी मालवा के पठार का विस्तार माना जाता है। तो एक पॉइंट नोट करके आप यहाँ पे लिख लें, एक नोट डाल के यहाँ पे लिख लें, राजस्थान का हाड़ौती का पठार राजस्थान का हाड़ौती का पठार, राजस्थान का हाड़ौती का पठार इसी मालवा के पठार का विस्तार है। इसी मालवा के पठार का, इसी मालवा के पठार का विस्तार है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं मालवा के पठार के संदर्भ में। तो ये फटाफट से एक बार आप नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे मालवा के बाद में हमने कौन सा बताया, बुंदेलखंड का पठार। मालवा के बाद में हम चर्चा करेंगे बुंदेलखंड के पठार में। और यहाँ तक एक बार आप नोट करें, हम कंटिन्यू करेंगे आगे फिर। मालवा के पठार के बाद में 2 नंबर पे आप डालिए बुंदेलखंड का पठार। दूसरा हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मालवा का हो गया, दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। और बात करें इस बुंदेलखंड के पठार की, तो इसका जो विस्तार हमने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है इसमें, विस्तार।
बुंदेलखंड का विस्तार कहाँ पे बताया था? अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश और कहाँ पे पाया जाएगा? यूपी में। विस्तार कहाँ पे पाया जाएगा? एमपी और यूपी में। एमपी और यूपी में बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है। इसकी सबसे खास बात क्या है, इसमें एक खास विशेषता क्या है कि ये एक उबड़ खाबड़ पठार है। उबड़ खाबड़ पठार है यानी कि उत्कात भूमि के लिए जाना जाता है। उत्कात भूमि से तात्पर्य क्या रहेगा कि उबड़ खाबड़ कटी फटी सी जो भूमि है उसको उत्कात भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा, इस बुंदेलखंड के पठार में जो चंबल नदी है वो अवनालिका अपर्दन करती है, यानी कि चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो इसकी दो विशेषताएं आपको याद रखनी है। दो विशेषताएं आपको याद रखनी है किसकी? बुंदेलखंड के पठार की। पहला तो क्या कि ये एक उबड़ खाबड़ पठार है। बुंदेलखंड का पठार उत्खात भूमि के लिए या उबड़ खाबड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। यह पठार उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ भूमि या इस उबड़ खाबड़ भूमि को ही क्या कहते हैं? उत्कात भूमि। उबड़ खाबड़ या उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। पहली तो बात आपको ये याद रखनी है, जब आप एग्जाम में देखेंगे तो एग्जाम में आपको उबड़ खाबड़ शब्द ना देके कौन सा शब्द मिलेगा? उत्कात भूमि वाला शब्द। कि उत्कात भूमि से या उत्कात भूमि के लिए प्रसिद्ध पठार कौन सा है? तो आपको याद रखना है बुंदेलखंड का। तो आपको उत्कात भूमि याद रखना है। उत्कात से तात्पर्य उबड़ खाबड़ से। ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता आपको क्या याद रखनी है कि चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन के लिए भी ये प्रसिद्ध है। कि चंबल नदी जब इसमें बहाव बहती है इस क्षेत्र से तो अवनालिका अपर्दन करती है, भूमि को काटती है। ठीक है। तो चंबल नदी इस भाग में अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी इस भाग में चंबल नदी इस भाग में अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी इस भाग में अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट अपना ये हो जाएगा। और बुंदेलखंड के पठार में यही दो बातें आपको याद रखनी है कि इसका विस्तार कहाँ पे पाया जाएगा? एमपी यूपी में। उसके अलावा दो इसकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। बुंदेलखंड के बाद में नेक्स्ट अपना आता है बघेलखंड का पठार। और बात करें इस बघेलखंड के पठार की तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको विस्तार याद रखना है। बघेलखंड का पठार यहीं पे नोट कर ले। बघेलखंड का पठार। और बात करें इस बघेलखंड के पठार की तो इसका विस्तार आपसे पूछ सकता है। इसका विस्तार आपको याद रखना है। तो जैसा कि लास्ट अभी हमने आपको बताया था, बघेलखंड का विस्तार कहाँ पर रहेगा? एमपी और कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अधिकांश विस्तार कहाँ पर पाया जाता है इसका? बघेलखंड का विस्तार अधिकांश छत्तीसगढ़ में, लेकिन कुछ इसका हिस्सा किस में पाया जाता है? एमपी में। तो इसका विस्तार आप नोट कर लें, एमपी और छत्तीसगढ़ में। एमपी व छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है। एमपी व छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? बघेलखंड के पठार का। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, यहां तक एक बार आप नोट करें, बघेलखंड के बाद हम चर्चा करेंगे छोटा नागपुर पठार की। यहां से अपने इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन बनते हैं छोटा नागपुर पठार से। एक जो क्वेश्चन बनेंगे मालवा के पठार से, मालवा के बाद में छोटा नागपुर पठार से। तो नेक्स्ट तीन हो गई। चौथा हम क्या पढ़ेंगे? छोटा नागपुर का पठार।
छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। और बात करें छोटा नागपुर के पठार की, इस छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूहर प्रदेश कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, इसे भारत का रूहर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। और किस लिए? कोयले के कारण। इसलिए कोयले के कारण इसको भारत का रूहर प्रदेश कहा जाता है। सबसे पहले इसके विस्तार की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। विस्तार देखते हैं, कहाँ बताया? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसका विस्तार पाया जाएगा। भारत का रूहर प्रदेश कहलाता है। दूसरी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कई बार पूछ ली जाती है छोटे नागपुर पठार की, तो आपको याद रखना है पार्श्वनाथ। कौन सी हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी पार्श्वनाथ हो जाएगी। एक नदी आपको याद रखनी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटे नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। इसी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, बंगाल का शोक इसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट करना है इसका विस्तार। का अधिकांश जो विस्तार पाया जाएगा, कहाँ कहाँ पे बताया? अधिकांश विस्तार झारखंड में, झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। तो विस्तार नोट करें, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कहाँ पर? उड़ीसा में। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसका अधिकांश विस्तार पाया जाता है। इसका उपनाम लिखें, इसका उपनाम क्या रहेगा? इसको रूहर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उपनाम क्या हो जाएगा? रूहर प्रदेश, या ऐसे लिखें भारत का रूहर प्रदेश। क्या कहा जाता है इसको? भारत का रूहर प्रदेश। भारत का रूहर प्रदेश कहा जाता है किसको? छोटा नागपुर के पठार को। इसलिए कोयले के कारण। कोयले के कारण इसको क्या कहा जाएगा? भारत का रूहर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या बताया आपको? इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रखनी है। सबसे ऊंची चोटी, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। और ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? पार्श्वनाथ। क्या याद रखना है आपको? पार्श्वनाथ। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? पार्श्वनाथ। यहां तक आप नोट करें, 3 पॉइंट मेन जो है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार का विभाजन दो भागों में करती है। इसके बाद में यहाँ पे हेडिंग डालें दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। इस दामोदर नदी के 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या क्या खास बातें हैं? दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार का विभाजन दो भागों में करती है। छोटा नागपुर पठार का विभाजन, छोटा नागपुर पठार का विभाजन दो भागों में करती है। दो भागों में करती है। छोटा नागपुर पठार का विभाजन दो भागों में करती है। उसके अलावा इस दामोदर नदी की बात करें तो इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। एक पॉइंट ये भी आप याद रख सकते हैं यहीं पे, दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक दामोदर नदी से वेरी इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन बनता है कि दामोदर नदी पर 1948 में भारत की पहली घाटी परियोजना शुरू की गई थी, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी कब? 1948 में, इसी नदी पर।
1948 में 1948 में 1948 में दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई। इसी नदी पर कौन सी, दामोदर नदी पर वर्ष 1948 में दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई। कब? 1948 में। ये आपको याद रखना है, कौन सी परियोजना रहेगी, दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई। और इस दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो ये भारत की पहली परियोजना थी, दामोदर घाटी। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि ये किसके ऊपर शुरू की गई थी, तो अमेरिका की एक टेनसी घाटी परियोजना थी। अमेरिका की टेनसी घाटी परियोजना के ऊपर या उसके ऊपर आधारित परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, अमेरिका की टेनसी। अमेरिका की कौन सी, टेनसी, टेनसी घाटी परियोजना पर आधारित। अमेरिका की टेनसी घाटी परियोजना पर आधारित परियोजना थी कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना। छोटा नागपुर पठार से संबंधित ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अच्छे पॉइंट हैं, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। एक तो क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, भारत का रूहर प्रदेश कहलाता है, तो भारत का रूहर प्रदेश आपको याद रखना है, कौन सा हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। किसके कारण? कोयले के कारण इसको रूहर प्रदेश कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी इसकी कई बार पूछी गई है एग्जाम में, आपको याद रखनी है। सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी पार्श्वनाथ। इसका जो विभाजन करती है कौन सी नदी, दामोदर नदी से संबंधित 3 पॉइंट याद रखने हैं। छोटा नागपुर पठार का विभाजन 2 भागों में करती है, बंगाल का इसको शोक कहा जाता है। और इस पर वर्ष 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहां तक आप नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे छोटा नागपुर पठार के बाद में शिलोंग के पठार की। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे किसकी, शिलोंग के पठार की। 5 नंबर पे आप हेडिंग डालें शिलोंग का पठार। 5 नंबर पे आपको हेडिंग डालनी है शिलोंग का पठार। और बात करें शिलोंग के पठार में तो 2-4 बातें। सबसे पहले आपको इसका विस्तार याद रखना है। शिलोंग के पठार का विस्तार हमने आपको कहाँ बताया था, असम और मेघालय में। इसका विस्तार कहाँ पर रहेगा, इस शिलोंग के पठार के विस्तार की बात करें तो ये विस्तार कहाँ पर रहेगा, असम और मेघालय में। असम प्लस मेघालय, असम और मेघालय में इसका विस्तार पाया जाता है। शिलोंग के पठार में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उन्हीं पहाड़ियों की मैं बार बार बात करता हूं। इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया और मिकिर पहाड़ियों से बना हुआ है। इस शिलोंग के पठार में कुछ पहाड़ियां हैं, वो आपको याद रखनी है। यहाँ लिखें इसकी प्रमुख पहाड़ियां, पहला पॉइंट, इसकी प्रमुख पहाड़ियां। और ये कौन कौन सी हो जाएंगी, 4 पहाड़ियां याद रखनी है, गारो, गारो, खासी, जयंतिया और कौन सी, मिकिर पहाड़ियां। ये 3-4 पहाड़ियां आपको याद रखनी है, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ियां। इन पहाड़ियों से मिलकर कौन सा पठार बना हुआ है, शिलोंग का पठार। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों हो जाती हैं, विद्यार्थी कंफ्यूज बार बार इसमें होगा कि ये
आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा कि इनमें से शिवालिका का हिस्सा कौन सी पहाड़ियां हैं, और आपको 4 पहाड़ियां ये दे देगा और 3 पहाड़ी कोई अन्य दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर किसका प्रायद्वीपीय पठार यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है, ना कि हिमालय का, ना कि शिवालिका का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपने को यहाँ पे क्या देखनी है, इस शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, नोकरेक। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, सबसे ऊंची चोटी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, नोकरेक। और इस नोकरेक की बात करें तो ये कहां पर स्थित रहेगी, मेघालय में। नोकरेक कहां पर स्थित रहेगी, मेघालय में। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मासिनराम और जो चेरापूंजी की बात करते हैं, मासिनराम और चेरापूंजी जो कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं, वो भी कहां पर हैं, शिलोंग के पठार में। मासिनराम व चेरापूंजी, जो कि भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मासेराम व चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। और मेघालय में बात करें तो कौन सी, खासी पहाड़ियों में। खासी पहाड़ियां, और ये खासी पहाड़ियां कहाँ पे, मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित हैं। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके अलावा जो मेघालय की राजधानी की हम बात करते हैं, शिलोंग, मेघालय की राजधानी कौन सी है, शिलोंग। वो शिलोंग भी कहाँ पर रहेगी, इन्हीं खासी की पहाड़ियों में स्थित है। खासी की पहाड़ियों में क्या स्थित है, चेरापूंजी और मासिनराम। ठीक है, उसके अलावा इन्हीं खासी की पहाड़ियों में क्या है, मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग भी इन्हीं पहाड़ियों में है। मेघालय की राजधानी शिलोंग भी कौन सी पहाड़ियों में रहेगी, खासी पहाड़ियों में स्थित रहेगी। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है शिलोंग के पठार की। इसकी प्रमुख पहाड़ियां याद रखनी है, चारों गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ियों से मिलकर ये पठार बना हुआ है। उसके अलावा इसका विस्तार असम और मेघालय राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, जो कि मेघालय में स्थित रहेगी। उसके अलावा भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों की बात करें, मासिनराम, चेरापूंजी की हम बात करते हैं, तो सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं ये। और इनकी बात करें तो ये भी कहाँ है, इसी पठार में स्थित है। इसी पठार की जो खासी पहाड़ियां बताई, उस खासी पहाड़ियों में स्थित है। इस पठार की यानी कि जो मेघालय की राजधानी की हम बात करते हैं, तो मेघालय की राजधानी भी खासी पहाड़ियों में स्थित रहेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन में जो डाउट सेक्शन दिया हुआ है, उस डाउट सेक्शन में भी आप अपने डाउट रख सकते हैं। तो यहाँ तक आप नोट करें। उसके बाद में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, दक्कन के पठार के बारे में चर्चा करेंगे। दक्कन का पठार जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। इस दक्कन के पठार की बात करें तो हमने जैसा कि आपको बताया, बार बार 2-3 बार हमने रिपीट किया कि जो दक्कन का पठार है भारत का सबसे बड़ा पठार है, बेसाल्टिक लावा निर्मित पठार है। और इसकी बात करें, इस दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, और
उसके अलावा विस्तार जैसा कि बताया कहाँ पे पाया जाएगा, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है दक्कन के पठार में कि भारत का सबसे बड़ा पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार है कौन सा, दक्कन का पठार। उसके अलावा इसका विस्तार हमने बताया कहाँ पाया जाएगा, विस्तार इसका पाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ इसका विस्तार पाया जाता है, महाराष्ट्र में। और उसके अलावा यह एक बेसाल्टिक लावा निर्मित पठार है। कैसा पठार रहेगा, बेसाल्टिक, बेसाल्टिक लावा निर्मित पठार रहेगा। निर्मित पठार, बेसाल्टिक लावा निर्मित पठार ये रहेगा। यहाँ पे मिट्टी की बात करें तो कैसी मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी, तो कैसी मिट्टी इस पठार में पाई जाती है, इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पे, काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। बात करें इस काली मिट्टी की, इस काली मिट्टी में सबसे अधिक नमी रोकने की क्षमता पाई जाती है। सबसे अधिक, सर्वाधिक नमी रोकने की, सर्वाधिक नमी रोकने की क्षमता किसमें पाई जाती है, काली मिट्टी में। रोकने की क्षमता पाई जाती है। क्योंकि सबसे अधिक नमी रोकने की क्षमता इसमें पाई जाती है तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए, यह कपास की, यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं दक्कन के पठार से। बेसाल्टिक लावा निर्मित पठार है, काली मृदा या काली मिट्टी इसमें पाई जाती है, महाराष्ट्र में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये थे अपने भारत के कुछ जो इम्पोर्टेंट पठार हैं जो जिससे अपने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। आगे जो जैसे 3-4 पठार हमारे बचे हुए हैं उनकी अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो उनमें कुछ खास पॉइंट नहीं है, अपने को डायरेक्ट उसकी स्थिति याद रखनी है। जैसा कि दक्कन का पठार हमने देखा, तेलंगाना के पठार में आपको क्या याद रखना है, तेलंगाना पठार विस्तार तेलंगाना में रहेगा। उसके अलावा कौन सा पठार अपना यहाँ पे बचता है, लगभग सभी पठार अपने कंप्लीट होते हैं। मैसूर का पठार कहाँ रहेगा, कर्नाटक में। तो ये आप डायरेक्ट नोट कर लें वहाँ पे, मैसूर का पठार कर्नाटक में। छठा हो गया, सातवां आप नोट करें, मैसूर का पठार। और ये मैसूर का पठार कहाँ पर रहेगा, कर्नाटक में। उसके अलावा 8वां नेक्स्ट कौन सा बचता है, तेलंगाना का पठार। जो कि जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि कहाँ रहेगा, तेलंगाना में। कहाँ रहेगा, तेलंगाना में। मैसूर का पठार कर्नाटक में, तेलंगाना का पठार कहाँ रहेगा, तेलंगाना में। तो ये पॉइंट जो हैं पठारों से संबंधित यहाँ तक आप कंप्लीट करें। और यहाँ पे हम चर्चा करें तो
अब तक जैसा कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में हमने बताया कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है, एक साइड में पहाड़ियाँ पढ़नी है, एक साइड में हमें पठार पढ़ने हैं। तो ये दोनों ही पार्ट, दोनों ही पोर्शन यहाँ पे अपने कंप्लीट होते हैं। पहाड़ियाँ भी हमने यहाँ पे पढ़ी, पठार भी पढ़े। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि अपना जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है वो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के जो तटीय मैदान बचते हैं, तटीय मैदान और द्वीप समूहों की हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में बहुत ही जल्द नेक्स्ट 2 क्लासों में अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 क्लासें और हैं, उसमें प्रायद्वीप भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। और तब तक के लिए आपने अगर पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो लास्ट की पीछे वाली क्लासें देखनी है। कंप्लीट नोट्स आपको बनाने हैं, सभी दोस्तों को नोट्स बनाने हैं अच्छे से, क्योंकि अगर एक बार नोट्स आप बना लेते हैं तो बार बार आपको अलग अलग वीडियो क्लासें देखने की आवश्यकता नहीं होगी। कंटेंट इस तरीके से है कि एग्ज़ाम में बिल्कुल छपने वाला कंटेंट है, एग्ज़ाम में आने वाला कंटेंट है, ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें। तो प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं, प्रॉपर आपको रिवीजन करते रहना है। और उसके अलावा एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार बता दें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और एप्लीकेशन अगर प्ले स्टोर में आप जाते हैं तो ये लोगों के साथ में आपको थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको फ्री कोर्सेज, फ्री वीकली टेस्ट, करंट अफेयर, नोट्स, ई बुक, डेली क्विज, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आपके एग्जाम से संबंधित चीज़ें होंगी, जॉब अलर्ट, वो सारी चीज़ें आपको थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और वीडियो को, क्लास को दोस्तों के साथ में, तैयारी करने वाले अभी आपके जो भी सहपाठी हैं उनके साथ में आपको शेयर करना है। ठीक है, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।